39वां प्रश्न है कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? बिज्जू। बिज्जू के नाम से एक लेखक थे जिन्हें बिज्जू के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने रूपायन संस्थान जोधपुर की स्थापना की। रूपायन संस्थान अपने गांव बोरुंदा में की। बोरुंदा के निवासी थे ये। बोरुंदा, बोरुंदा ये कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ पर रूपायन संस्थान स्थापित किया था। बिज्जू के नाम से फेमस रहे, जिनका नाम है विजयदान देथा। और विजयदान देथा जी को प्रथम राजस्थान रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। और राजस्थानी भाषा में इन्होंने दुविधा और अलेखु हिटलर भी इन्हीं की कहानियाँ हैं। ठीक है, तो बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो विजयदान देथा। इसी तरह 40वां प्रश्न है कि दुविधा और अलेखु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता, तो ये भी विजयदान देथा। ठीक है, बड़े फेमस रहे थे। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। बिज्जू के नाम से बड़े फेमस रहे थे विजयदान देथा, जोधपुर के बोरुंदा के निवासी रहे थे। ठीक है, क्लियर है? तो 39वां और 40वां प्रश्न एक साथ हमने क्लियर कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुमेलित करना है इसमें। तो कर्णिदान ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कर्णिदान ने मैंने आपको बताया था सूरज प्रकाश लिखी, तो ए का क्या हो गया? 4th हो गया। ठीक है, दूसरा है दौलत विजय। तो दौलत विजय ने कौन सी लिखी? दौलत विजय या दलपत विजय, एक ही बात है, दलपत। दौलत विजय, दलपत विजय ने कौन सी लिखी? खुमान रासो लिखी, तो बी का कौन सा हो गया? नंबर 3rd। पद्मनाभ ने, अभी हमने पढ़ा था कानड़देव प्रबंध, तो सी का 2nd हो गया। और जगजीवन भट्ट ने कौन सी लिखी थी? अजितोदय, तो डी का 1st हो गया। ठीक है, कर्णिदान जो थे अभय सिंह के दरबारी कवि थे, और जगजीवन भट्ट जो थे वो अजीत सिंह के दरबारी कवि थे। अजीत सिंह पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था। और ये कर्णिदान जो है ये अभय सिंह के दरबारी कवि रहे थे। अभय सिंह, अभय सिंह के दरबारी कवि वीरभाण भी रहे थे। ठीक है, वीरभाण। तो क्लियर है यहाँ पे? कर्णिदान ने कौन सा लिखा? सूरज प्रकाश, ए 4th। दौलत विजय दलपत विजय ने खुमान रासो, बी 3rd। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध, तो सी 2nd। और जगजीवन भट्ट ने अजितोदय, तो डी का 1st। तो अब यहाँ पे कूट देख लीजिए। कूट देखो, ए का 4th, तो 2 में है 4th। बी का 3rd, तो इसी में केवल 3rd। सी का 2nd और डी का 1st। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें सेलेक्ट कर लेना है हमको। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों 42वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित लेखकों में से कौन से एक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? बड़ी फेमस किताब रही है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, और 2015 के बाद ये चर्चा में रही है, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत, पहले इसका नाम पद्मावती था और उसके बाद इसका नाम चेंज करके पद्मावत किया है। ठीक है, ये पद्मावत जो ग्रंथ है, जो पद्मावत जो फिल्म बनी है बॉलीवुड में, संजय लीला भंसाली ने इसको बनाया था। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म है। ठीक है, संजय लीला भंसाली जो हैं वो मोस्टली हिस्टोरिकल फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने पद्मावत नामक फिल्म बनाई, और ये फिल्म जो पुस्तक पे बनी वो थी द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और ये पुस्तक जो है ये रीमा आहूजा की है। किसकी पुस्तक है? रीमा आहूजा। आपने उस समय देखा हो तो जो इसकी हीरोइन थी इस फिल्म की पद्मावत की, कौन? आपके दीपिका पादुकोण। तो उसके हाथ में भी रीमा आहूजा नाम की एक पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, और वो वहाँ से निकल के जा रही थी। ठीक है, और उनका एक फ़ोटो आपके न्यूज़पेपर में भी छपा था उस टाइम। तो रीमा आहूजा की ये पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, और इस पर बहुत सारी फिल्में जो है राजस्थान में अगर कोई चीज़ जोड़नी हो तो इसी पुस्तक को सामान्यतः प्रेफर किया जाता है, उसी को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बड़ी फेमस किताब है। चलिए दोस्तों अगली पुस्तक देखते हैं। ये तो हमारी हो गई हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, रीमा आहूजा। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल की लेखिका हैं। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल। ठीक है, ये किस पर लिखी गई थी? पर्दा यानी कि जो महिलाएं पर्दा करती हैं उस पर लिखी गई थी। फ्रांसिस टेफ्ट ने लिखी थी राजस्थानी में। ठीक है, राजस्थानी जो राजस्थान के कल्चर पर ये पुस्तक लिखी थी, फ्रॉम पर्दा टू द पीपल, फ्रांसिस टेफ्ट द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आगे हम देखते हैं। 43वें का फ्रांसिस टेफ्ट हो जाता है, 2nd नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। 44वें देखो, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम भंडार है। देखो सरस्वती सदन जो है, सरस्वती सदन पुस्तकालय चित्रकला संग्रहालय या पुस्तकालय,
ये सरस्वती सदन तो है उदयपुर में, ध्यान रखना, लेकिन सरस्वती पुस्तकालय अगर आपसे कभी प्रश्न करे तो आपको उत्तर देना है फतेहपुर सीकर। कहाँ है? फतेहपुर सीकर। तो यहाँ पे 500 साल पुराना ये संग्रहालय है, पुस्तकालय है, और इसमें बहुत सारी किताबें जो आपके रखी गई हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या यहाँ पे अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? व्याख्या है कि श्री सरस्वती पुस्तकालय, जिसमें अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, शेखावाटी अंचल के फतेहपुर सीकर में स्थित है, मुख्यालय पर स्थित है। यहाँ लगभग 500 शताब्दी पूर्व की साहित्य जो है वो उपलब्ध है, यानी कि 500 साल पहले, यानी कि 1500 के बाद का जो साहित्य है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो 45वां प्रश्न हम देखेंगे। अब 45वां प्रश्न है कि पहला ऑप्शन है बोल भारमली, जो लेखक हैं यादवेंद्र शर्मा। इसमें प्रश्न किया है कि सुमेलित नहीं है, वो सेलेक्ट करना है, 2018 आर्यश में है। पागी चंद्र प्रकाश देवल की जो ग्रंथ पुस्तक है। कोडम दे, जो मैंने आपको बताया था मेघराज मुकुल की पुस्तक है। और पग फेरो, ये मणि मधुकर की पुस्तक है, पागी चंद्र प्रकाश देवल की है। और बोल भारमली जो है ये सत्यप्रकाश जी की पुस्तक है, ना कि यादवेंद्र शर्मा की। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो पहला ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, बोल भारमली सत्यप्रकाश जी की पुस्तक है, ना कि यादवेंद्र शर्मा की। तो ये इसमें ऑप्शन सेलेक्ट जो है सही नहीं बैठता। ठीक है, तो 45वें प्रश्न का जो हमें पहला ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पुस्तकों के नाम तो आपको सीधे सीधे पूछेगा कि कौन सी जो पुस्तक है। ज़्यादातर पुस्तकों में से अंदर से प्रश्न नहीं करता है, लेकिन कुछ पुस्तकें हैं जिनमें से अंदर से भी प्रश्न करता है। ठीक है, उनके अंदर से भी पूछ सकता है आपसे, या किसी साहित्यकार को ज़्यादा अंदर से पूछ सकता है। चलिए, तो 46वां प्रश्न देख लेते हैं। विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विजयदान देथा जो अभी मैंने बताया था, बिज्जू। तो पहला है कि विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, तो बिल्कुल सही है, लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर बिल्कुल है कि नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। ठीक है, चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में किनकी कहानी रूपांतरित की गई, तो वो विजयदान देथा ही थे, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संपादक थे, सह संस्थापक थे, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है आपके ये दोनों ही सही हैं, ए और बी। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ना तो ए ना बी। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, दोनों ही सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि जो विजयदान देथा थे ये राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, कहानी चरणदास चोर इनके नाटक में रूपांतरित की गई थी। और दूसरा है विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो ये दोनों सही थे, तो इसमें दोनों ए और बी सही हैं। चलिए दोस्तों, 47वां प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं कि मारवाड़ म्यूरल्स, क्या पूछ रहा है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? रामावतार अग्रवाल। कौन है दोस्तों? रामावतार अग्रवाल नाम के लेखक ने मारवाड़ म्यूरल्स नामक एक पुस्तक लिखी थी। 2019 में प्रश्न किया है, थोड़ा अच्छा प्रश्न दिया है। ऐसा प्रश्न है जिसको हम कम पढ़ते हैं, उस तरह का प्रश्न है। ठीक है, तो मारवाड़ म्यूरल्स किसकी पुस्तक है? रामावतार अग्रवाल की। 48वां प्रश्न है कि हरिकेली संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, हरिकेली जो नाटक है ये किसने लिखा था? ये बीशल देव चौहान ने लिखा था। और बीशल देव चौहान जो थे वो चौहानों के विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाने जाते थे। तो विग्रहराज चतुर्थ जो हैं वो हरिकेली नाटक के रचयिता थे। इस हरिकेली नाटक का जो आधा भाग है, वो आधा भाग तो आज भी संस्कृत जो विद्यालय था या संस्कृत विद्यापीठ थी या संस्कृत स्कूल था, वो कहाँ पे है? संस्कृत स्कूल अजमेर में था, जिसको चेंज करके 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। तो 2.5 दिन की झोंपड़े पर बनाए, 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसको तोड़ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इन्होंने तोड़ने का काम ही ज़्यादा किया था। हिंदू जो, या कह सकता हूँ मैं, भारत के प्राचीन शासकों के जो मंदिर होते थे या ऐसी कोई स्मारक होते थे, उनको तोड़ करके उसके ऊपर थोड़ा सा बना के और फिर अपने नाम से कह सकते हैं पब्लिश कर देते थे, उस तरह का काम है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इसको तोड़वा करके संस्कृत विद्यालय को, तो संस्कृत विद्यालय जो तोड़ा था वो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था संस्कृत विद्यालय। तो संस्कृत विद्यालय का जो आधा भाग है उस पर तो इसका हरिकेली नाटक का आधा भाग लिखा हुआ है, नीचे वाला जो बच रहा है। और इसका जो बाकी का आधा भाग है वो ब्रिस्टल लंदन में है। ब्रिस्टल लंदन में जहाँ राजा राम मोहन राय का स्मारक है ना, राजा राम मोहन राय जो है उनकी डेथ लंदन में हुई थी, तो वहाँ उनको कह सकते हैं उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो राजा राम मोहन राय के स्मारक पर आधा भाग वहाँ पे है और आधा भाग यहाँ पर। ठीक है, हरिकेली नाटक का ध्यान रखेंगे। तो 47वां मारवाड़ म्यूरल्स, रामावतार अग्रवाल, और हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ या बीशल देव चौहान। ठीक है दोस्तों, 49वां प्रश्न देखें। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्णन रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको पता है पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सी भाषा में लिखी होगी? ठीक है,
तो कौन सी में लिखी? डिंगल में लिखी थी। डिंगल का एरोस कहते हैं तो डिंगल में लिखी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सरल सा प्रश्न है। अगला है नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? तो ललित विग्रहराज की रचना की थी सौमेंद्र या सोमदेव ने। किसने लिखी थी? सौमेंद्र या सोमदेव ने। राजशेखर, ये भी एक बड़े महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। महेंद्रपाल जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, उनके दरबारी कवि रहे थे, और महेंद्रपाल को इन्होंने निर्भय नरेश या निर्भय नरेंद्र कहा था। और इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, बाल रामायण, बाल भारती, काव्य मीमांसा, ठीक है, विदुषाल भंजिका, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रहे थे। विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारती, काव्य मीमांसा, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है राजशेखर जी के। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो 49वां पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में? तो डिंगल में है। और नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? तो सौमेंद्र ने की या सोमदेव ने की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला है बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। तो बुद्धि विलास जो ग्रंथ है ये किसने लिखा? तो ये बखत राम साहा जी ने लिखा बुद्धि विलास। अब आ रहा है कि वीर सतसई बलवंत विलास, ये बलवंत विलास है, बलवंत विलास, बलवद्वी विलास कर दिया इन्होंने, है ना। और राम रंजाट के लेखक कौन हैं? तो आपको पता है वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट, इनके लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। कहाँ के थे? हाड़ौती। ठीक है, और राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों में एक हैं सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, और इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था, वो है वंश भास्कर। वंश भास्कर भी इनका ग्रंथ है। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रहे थे। चलिए दोस्तों, 51 और 52वें प्रश्न हमने देखे हैं यहाँ पे। अभी तो थोड़े थोड़े आसान प्रश्न हैं, अभी और देखते हैं आगे, हो सकते हैं और अच्छे प्रश्न आए। 53वां प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभाण था? ठीक है, वीरभाण जो है वो किसका लेखक रहा था? तो इसमें क्या था कि जो लेखक वीरभाण था, इसने राजरूपक नामक ग्रंथ लिखा था। किसका लिखा था? राजरूपक। और इस ग्रंथ में जो अभय सिंह थे ना, अभय सिंह कहाँ के राजा थे? जोधपुर के राजा। इस जोधपुर के राजा अभय सिंह ने जो गुजरात पर आक्रमण किया था, उस गुजरात विजय का उल्लेख है जो इसमें मिलता है वीरभाण की पुस्तक राजरूपक में, ध्यान रखना। ठीक है, तो वीरभाण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजरूपक। अभय सिंह के समय का ये जो दरबारी कवि था वीरभाण और कौन? कर्णिदान, ये दोनों अभय सिंह के दरबार में रहते थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें कि राजविलास की रचना किसने की थी, या राजविलास जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो राजविलास जो पुस्तक है वो कवि मान की है। कवि मान ने जो है इस राजविलास नामक पुस्तक को लिखा था, ध्यान रखना। तो वीरभाण ने राजरूपक लिखी थी और राजविलास किसने लिखी थी? कवि मान के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 55वां, ये अभी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा था। इसमें पूछ रहा है कि ढोला मारू कहानी में ढोला के विवाह के समय उम्र क्या थी? देखो दोस्तों, ढोला और मारू, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। ढोला कौन था? ये नरवर का राजकुमार था। नरवर यानी कि वर्तमान में ग्वालियर, राजा नल का बेटा बेटा था ये, और नरवर का राजकुमार था। मारू मारवाड़ की राजकुमारी थी, ये मारवाड़ की राजकुमारी थी। तो जो राजा नल था, ऐसा बताया जाता है कि राजा नल पर शनिदेव ने मतलब कष्ट दिए उनको, और वो मारवाड़ में आकर के उन्होंने कोल्हू जो होता है ना, कोल्हू जिसमें मतलब कि तेल निकाला जाता है, तो कोल्हू पेला था उन्होंने। और 12 वर्ष तक जो उन्होंने जीवन अपना जिया, वो खल होती है ना, खल जिसको भैंस खाती हैं, वो खल खाया करते थे। अन्न तो वो खा ही नहीं सकते थे, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती। तो राजा नल जो थे बड़े योग्य थे, तो और उनकी रानी नाम था दमयंती, नल दमयंती, बड़ी फेमस रही है। ठीक है, तो मारू जो थी, इसका विवाह इन्होंने कम ही उम्र में ढोला के साथ किया था, क्योंकि जो राजा था वहाँ का, जो मारवाड़ का, मंडोर का जो राजा था, मारवाड़ का जो राजा था, वो बड़ा प्रभावित था राजा नल से, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनके बेटे ढोला के साथ किया। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई कि ढोला जो था वो मारू को ला नहीं पाया, क्योंकि ऐसा किसी रानी का श्राप था कि अगर कोई नववधू मेरे महल में आएगी तो जो घर होता है, घर का छज्जा जो है वो उस पर गिर जाएगा। ठीक है, तो छज्जा गिर जाएगा पीछे, तो उसको क्या होती थी, मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ढोला उसको लाया नहीं। ठीक है, मारू को लाया नहीं। तो जब इनकी शादी हुई थी तब ढोला की उम्र 3 वर्ष हुआ करती थी और मारू की उम्र 1.5 वर्ष हुआ करती थी, ध्यान रखना।
इनकी उम्र 3 वर्ष, इनकी 1.5 वर्ष हुआ करती थी। तो ये बड़ी फेमस कहानी है ढोला मारू की, और इसके नाम पर चित्र शैली भी है हमारे राजस्थान में, जिसे ढोला मारू शैली कहते हैं, जोधपुर वाली चित्र शैली। तो इसमें जो उम्र है वो उसका उत्तर क्या देना है आपको, 3 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष की उम्र में ढोला की शादी हुई थी, किसके साथ, मारू के साथ। और बाद में जब मारू आया तो मारू किसको लेकर आया, ऊँटों को लेकर आया। ठीक है, ऊँट को लेकर के इसको मारू को बिठा के ले गया था ढोला, और जब ढोला जब आया तो मारू को बिठा कर ले गया, किस पे, ऊँट पे ले गया। तो जब महल के अंदर जब वो घुसे तो जो ऊँट था, उस ऊँट के पिछवाड़े पे जो है वो छज्जा गिरा था। ठीक है, जिससे कि ऊँट जो है आज भी जब बैठता है तो वो पहले आगे की तरफ झुकता है, पीछे बाद में पीछे की तरफ बैठता है। उसका कारण क्या है, उसका यही कारण है क्योंकि पीछे की तरफ अगर वो बैठ जाता, अगर वो बैठ जाए तो उसका जो है आगे की तरफ से वो बैठ ही नहीं पाएगा, मतलब उसके पैर नहीं उठ पाएंगे, ये एक कारण होता है। तो जो ढोला है वो ऊँट को लेके गया, और ऊँट की पूंछ भी तभी से छोटी मानी जाती है कि ऊँट की पूंछ उस दौरान कट गई थी। तो ऊँट की जो पूंछ थी वो ऐसे कट गई थी। कुछ कहानियाँ ऐसे बताते हैं कि इस प्रकार से थी कि जो रानी थी, जो मारू थी, उस मारू ने उसकी पूंछ पकड़ ली थी, और ढोला उस ऊँट को आगे लेके जा रहा था, तो बीच में वो छज्जा गिर गया जिससे पूंछ टूट गई। ठीक है, और मारू भी बच गई, और रानी जिसने श्राप दिया था वो भी पूरा हो गया। ठीक है, उस तरह से के बाद फिर मारू इनके पास रही। चलो, बड़ी कहानी है, पुरानी कहानी है। ठीक है, इनको हमारे यहाँ किंवदंतियाँ कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये किंवदंतियाँ नहीं है, असली कहानी थी। लेकिन इसके बारे में आज हमें सच्चाई से मालूम नहीं है, इससे रिसर्च करने की आवश्यकता है इन कहानियों पर, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है, हमारे यहाँ कैसे महापुरुष रहे हैं। चलिए, 56वां प्रश्न देखते हैं कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसके द्वारा की गई। तो पोपाबाई, मारवाड़ में जो अव्यवस्था की प्रतीक है उसे पोपाबाई कहा जाता है। मारवाड़ एक अव्यवस्था, ठीक है, अव्यवस्था का प्रतीक है पोपाबाई। मारवाड़ में चौहान शासिका हुई थी, जालौर में पोपाबाई। ठीक है, तो उसके नाम पर ये पोपाबाई की पोल कहा जाता है इसको। और ये जो पुस्तक थी, ये जो पुस्तकें जो बांटी थी वो जयनारायण व्यास ने बांटी थी। जब जोधपुर राज्य का में तानाशाही शुरू हो गई थी, तब जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल के माध्यम से पुस्तिका बांटी थी, पोपाबाई की पोल। इसके अलावा इन्होंने आगी बाण नाम से एक समाचार पत्र निकाला, तरुण राजस्थान, इनके प्रसिद्ध काफ़ी इन्होंने समाचार पत्र निकाले थे, काफ़ी पुस्तिकाएं निकाली थी जयनारायण व्यास ने। ठीक है, राजस्थान के लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है। राजस्थान के लोक नायक, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे 1952 से लेकर 1954 तक। 1954 में मोहनलाल सफाड़िया ने इनको विधायक दल की मीटिंग में हराया था, बैठक में हराया था 8 वोटों से, तब जाकर के ये हटे थे वहाँ से। ठीक है, उस पोस्ट से मुख्यमंत्री रहे थे हमारे राजस्थान के। चलिए, 57वां प्रश्न है कि फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। कौन सा 57वां कौन सा प्रश्न है कि फाट का जंजाल नामक शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। तो देखें यहाँ पे, फाट का जंजाल जो नाटक है ये किसका है, तो ये है शिवचंद भरतिया। और शिवचंद भरतिया ने ही राजस्थान का एक प्रसिद्ध नाटक भी लिखा था, जो राजस्थान का पहला नाटक था, जिसका नाम है केसर विलास। केसर विलास, ये इनका पहला नाटक था, जो राजस्थानी भाषा का पहला नाटक माना जाता है। शिवचंद भरतिया ने लिखा था ये भी। और फाट का जंजाल भी शिवचंद भरतिया का ही जो है एक ग्रंथ है। ठीक है, या नाटक है। 58वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बड़े कवि रहे हैं, बड़े लेखक रहे हैं, और इन्होंने गबन ये लिखा है, गोदान ये भी लिखा है, द गाइड, ये गाइड नहीं लिखा, ये आपके जो है आर के नारायण, इनकी पुस्तक है द गाइड। और मानसरोवर भी रचयिता मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो द गाइड जो है वो इनकी नहीं है, ये आर के नारायण की पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 57वां फाट का जंजाल शिवचंद भरतिया की पुस्तक है। शिवचंद भरतिया ने राजस्थान का पहला नाटक माने जाने वाला केसर विलास भी लिखा था। अच्छा, किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है, तो वो द गाइड है। द गाइड के लेखक कौन थे, आर के नारायण। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था। पहला नाटक कौन सा था, मैंने अभी आपको बताया था, और किसने लिखा था वो, शिवचंद भरतिया ने। ठीक है, नाटक का नाम क्या था, केसर विलास। क्लियर है। तो केसर विलास जो पहला नाटक माना जाता है वो किसने लिखा, शिवचंद भरतिया। 60वां प्रश्न देखें, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जीर्णोरूषण की रचना की गई। तो सत्यभामा कौन थी, भगवान कृष्ण की पत्नी थी। कृष्ण की 3 पत्नियां हैं। सबसे बड़ी जो थी रुक्मणी, जिस पर सायाजी झूला ने रुक्मणी हरण पुस्तक लिखा है। दूसरी थी सत्यभामा,
और तीसरी थी जामवंती। जामवंती जामवंत की पुत्री थी, ठीक है। तो सत्यभामा पर सत्यभामा जी ने रूषण नामक जो ग्रंथ लिखा था दोस्तों, वो दादू दयाल जी ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी वैसे ये निर्गुण संत संप्रदाय से संबंधित रहे, लेकिन इन्होंने सत्यभामा जी ने रूषण नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और ये उद्योग प्रसार अधिकारी जो 22 जुलाई 2018 को पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो 59वां प्रश्न जो है, प्रथम नाटक किसने लिखा? शिवचंद भरतिया ने, और उस नाटक का नाम है केसर विलास। और दूसरा है सत्यभामा जी ने रूषण, ये किसने लिखा? ये दादू दयाल ने लिखा। इसके अलावा रुक्मणी हरण अगर पूछे, रुक्मणी हरण किसने किया? कृष्ण भगवान ने। उसे किसने लिखा? सयाजी झूला ने। सयाजी झूला ने दूसरा कौन सा ग्रंथ लिखा? महादेव पार्वती बेली, ये भी इन्होंने ग्रंथ लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? तो सूरज प्रकाश कर्णिदान ने लिखा था, और कर्णिदान जोधपुर के शासक अभय सिंह का दरबारी कवि था। तो इसमें किसकी जानकारी मिलेगी? जोधपुर के राजाओं की जानकारी मिलेगी, क्लियर है ऑब्वियसली। 61वें का दूसरा जोधपुर। 62वां प्रश्न है, राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन थे? राधा कृष्ण थे, रणहम्मीर थे, राणाकुंभा थे, कृष्णानंद व्यास थे। तो कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम नाम के जो ग्रंथ था उसकी रचना की थी, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास। 63वां प्रश्न देखें, मेवाड़ में गोहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? तो गोहिल वंशीय राणाओं की देखो यहाँ पे जसवंत रासो। तो जसवंत रासो में तो जसवंत सिंह की जानकारी मिलेगी। हम्मीर रासा में हम्मीर जी की। विजयपाल रासो में करौली के शासकों की जानकारी मिलेगी। और खुम्माण रासो में महाराणा राज सिंह तक जानकारी मिलती है। खुम्माण से लेकर खुम्माण, ऐसा माना जाता है कि जो बापा रावल थे उनके पिता का नाम था खुम्माण, ठीक है। और वहां से जानकारी कहां तक मिलेगी? राज सिंह तक की। तो खुम्माण से लेकर राज सिंह की जो जानकारी है, ये पूरा वंश जो था वो गोहिल वंश था। तो यही ऑप्शन इसमें सटीक बैठेगा। खुम्माण रासो जो है उसमें गोहिल वंशीय राणाओं की जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, अगला है 64वां प्रश्न कि केसर की क्यारी में रक्त के फूल। केसर की क्यारी और रक्त के फूल, ये पुस्तक दोस्तों कश्मीर पर आधारित है, लेकिन राजस्थानी में लिखी गई है। किस रचनाकार की कृति है? तो वो है जगदीश बोरा। जगदीश बोरा नाम के लेखक ने इसको लिखा है, केसर की क्यारी में रक्त के फूल, ठीक है। क्योंकि केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, और वहाँ रक्त के फूल यानी कि वहाँ पे इसी तरह का काम होता था पहले। आज तो खैर अब तो बंद हो गया है, आतंकवादियों को धड़ाधड़ मारा जा रहा है, लेकिन पहले चलता था। 65वां प्रश्न है, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? कविराज श्यामल दास ने कौन सी ग्रंथ लिखा था? मैंने आपको बता दिया था पहले, वीर विनोद, ठीक है। इनको किस किस नाम से और जाना जाता है? केसर हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, महामहोपाध्याय और कविराज, ये सारी उपाधियां किनकी है? श्यामल दास जी की, ठीक है। इन्होंने वीर विनोद में किसका लेखन किया था? तो मेवाड़ के इतिहास को लिखा था वीर विनोद नामक पुस्तक में। शंभू सिंह से स्टार्टिंग की थी, शंभू सिंह के समय, और सज्जन सिंह के समय पूरा हुआ था। और ज़्यादातर समय सज्जन सिंह के समय इन्होंने लिखा था ये ग्रंथ, क्योंकि शंभू सिंह की कुछ समय बाद डेथ हो गई थी। 66वां प्रश्न है कि किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? तो ऐसे एक ही महापुरुष हैं, वो है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता भी कहते हैं, ध्यान रखना, कानून की माता, ठीक है। जयपुर के निवासी थे मुंशी देवी प्रसाद, और मुंशी देवी प्रसाद ने ही महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। राजपूताने का कर्ण, ध्यान रखना, ठीक है। तो राजपूताने का कर्ण, दानी थे ना राय सिंह बहुत ज्यादा, इसलिए उन्हें क्या कहा था? राजपूताने का कर्ण नाम दिया था। चलिए दोस्तों, 66 प्रश्न हमने पढ़े हैं। 67वां प्रश्न देखते हैं। दरख्त पर टंगी रोटी, क्या कह रहा है? दरख्त पर टंगी रोटी, यानी कि दरवाजे पर टंगी रोटी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है राम कुमार ओझा। राम कुमार ओझा जी ने दरख्त पर टंगी रोटी नामक जो है ग्रंथ है, जो ये लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राम कुमार ओझा ने दरख्त पर टंगी रोटी लिखा है। अगला प्रश्न है, द रिसर्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो एक पत्रिका है द रिसर्चर, और ये द रिसर्चर कहाँ से निकाली जाएगी? तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो जयपुर में है उससे निकाली जाती है, ध्यान रखना। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार से नहीं निकाली जाती, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से नहीं निकाली जाती, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से
बिल्कुल सही है। और अरबी फारसी शोध संस्थान से तो इससे भी नहीं निकाली जाती। तो तीसरा इसमें जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक बैठता है।